आज का विषय है भारत चीन सीमा विवाद। अभी इसी सप्ताह जो घटनाएं हो रही हैं भारत और चीन के बॉर्डर पर, जो विशेष तौर से गलवान की घटना हुई है, उसमें जो फौज के 20 साथी और सैनिक जो शहीद हुए, एक ऑफिसर कर्नल भी शहीद हुआ, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। लेकिन मीडिया के मार्फत जो आ रहा है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि जनता से कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सब कुछ बताया नहीं जा रहा है। और हम 1947 से लेकर आज तक सीमा विवाद को हल नहीं कर पाए। इस ग्लोबल एज में और कैजुअलिटी पर कैजुअलिटी होती जा रही है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सबसे अजीब स्थिति वहां पैदा हो जाती है जहां इतने आधुनिक युग के जमाने में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं बिना गोली चले। ऐसा क्या है? हमें ये याद रखना चाहिए कि फौज सीमा की सुरक्षा कर सकती है, सीमा का निर्धारण नहीं करती। सीमा का निर्धारण राजनीतिक आधार पर मुल्क की हुकूमत करती है, जो उनको करना चाहिए। और 73 वर्ष में इसको उलझा करके रख रखा है। एक तरफ फौज के कुछ कायदे हैं। मैं इस गलवान की घटना के ऊपर विस्तार के साथ डच वेबसाइट्स को, इंडियन प्रिंट मीडिया को या बीबीसी को, सबको मैंने देखा। उसमें जिसके नाम से ये गलवान घाटी है, उसके पोते का इंटरव्यू भी मैंने सुना कि कैसे हुआ कि फौजें रात को 9 बजे से सुबह 10 बजे तक झगड़े हुए और उनके पास हथियार नहीं थे। फौज का एक नियम बना हुआ है, मैनुअल बना हुआ है, फौज के ड्रिल का एक कायदा बना हुआ है। चाइना कोई हमारा दोस्त नहीं है बॉर्डर पर। जब हम दुश्मन के साथ बात कैसे करेंगे? तो फौज का नियम बना हुआ है। फ्लैग मार्च कैसे हो, फ्लैग मीटिंग कैसे होगी, कैसे बात करने के लिए किस स्तर के कमांडर जाएंगे, दूसरी तरफ से किस स्तर के कमांडर आएंगे, उनके साथ कितने सुरक्षा के दस्ते रहेंगे, वो कितनी दूर पर रहेंगे, उन पर निगरानी रखेंगे, वो कहाँ बैठेंगे। और उसमें यहाँ तक भी शामिल है कि उनकी बैठने की भी दूरी कैसी होगी, ये सारी तय होती है। तो हम कैसे चलेंगे? हमारे जवान कैसे चलेंगे बिना हथियारों के? किसी के आदेश से तो गए होंगे। आज पहली बार ये हिंदू अखबार में भी, हिंदी की प्रेस में भी बात सामने आया कि उनको लिखित में आदेश दिए थे। और बड़े अफसोसजनक स्थिति है कि जो जगह हमारी थी, चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया और उन्होंने खाली कर दिया। और रात को देखने के लिए जाए, जब आपसी में बातचीत में यदि खाली की है तो रात में देखने के लिए क्यों जाए? क्यों एक दूसरे को सूचित करके नहीं जाए? मैं ये सोचता हूँ, फौजी भाषा में यदि हम कहें तो हम चाइना के एम्बुश में फंस गए। और हर देश की फौज अपनी स्ट्रेटेजी से लड़ती है। चाइना की फौज भारत के लिए नहीं काम करती, चाइना की फौज चाइना के लिए करती है। हमारी फौज हमारे देश के लिए जो हित में होगा उसके लिए काम करेगी। इसलिए जिस स्तर पर जो अधिकारियों ने ये गलतियां की हैं, मैं सोचता हूँ उन गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, उन गलतियों को ठीक करना चाहिए और उस पर पूरी उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि हमें शर्मनाक तरीके से क्यों 20 कैजुअल्टी
खून जवानों का शहीद होना पड़ा। जहाँ तक इस बॉर्डर की बात है, सबसे पहले भारत चीन विवाद पर पंडित सुंदरलाल इंस्टीट्यूट की एक किताब आई थी। इस किताब पर बहुत विवाद भी रहा, लेकिन इसने बड़ी विस्तार से बात बताई है, और विस्तार से बात के साथ साथ हित भी बताए हैं। इस किताब में आज हम 2020 में हैं। इस किताब में बहुत पहले उसने लिखा कि हम 2020 के अंदर अमेरिका और ब्रिटेन के आधार पर महाशक्ति बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसने लिखा है इस किताब के, भारत चीन सीमा विवाद की किताब के पृष्ठ 11 पर उन्होंने लिखा है कि सच्चाई से आंख मूंदना अथवा मिथक पालना कभी लाभकर नहीं हो सकता। जो आज इस मिथक का प्रचार कर रहे हैं कि भारत 2010 से अथवा 2020 तक महाशक्ति बन जाएगा, वे ऐसा किसी और के लिए भाड़े पर बोल रहे हैं। इस बात पर विश्वास करना है कि अमेरिका हमें महाशक्ति बनने की सहायता करेगा, एक बड़ी विडंबना है। घोड़ा घास खाता है, उसे मित्रता नहीं पालता। दूसरा यह है कि वामपंथी को भी नए तरीके से सोचना चाहिए। आज के दिन कोई भी देश हो, किसी की भी हुकूमत हो, वो अपने राष्ट्रीय हितों को पहली प्राथमिकता देता है। तो मेरा कहना यह है कि ये भारत सरकार पहली बार, नरेंद्र मोदी ने जो एक सबसे अच्छा कदम उठा रहा है, वो है 19 तारीख को कल सभी राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग करना। यह होना भी चाहिए एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, कि वो सभी से बुलाए, सभी से राय मशवरा करे और ऐसा निर्णय करे जो भारत के हित में हो। राष्ट्र के हित में हम नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि 73 साल में आज हम चाइना और भारत के व्यापार के बारे में देखें तो जो 90 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आज हमारी जरूरत की चीज, उपभोग सामग्री में उसका कब्जा है। ये कहने में मेरे को कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ, सीकर में, उस एक जिला हेडक्वार्टर पर उसका 600 करोड़ का सालाना कारोबार है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका दिया हुआ सामान है। और आज ये हम जो चर्चा कर रहे हैं कि BSNL 4G के अंदर उसका सामान नहीं लगाएगा, जबकि दूसरी कंपनियां 5G और 6G में जा रही हैं, और सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए 4G की बात करें, इससे समाधान नहीं होगा। ये समाधान राजनीतिक स्तर पर होगा, और राजनीतिक स्तर पर मजबूती के साथ हमें कदम उठानी चाहिए। आज दुर्भाग्य कहें या अफसोसजनक कहें कि हमारे मुल्क को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में मैं बात करूं तो शायद एक बात करना बेईमानी होगा कि आज हमारे जितना भी पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना है, नेपाल है, कोई हमारे साथ नहीं रहा। क्या सब के सब गलत है? केवल क्या हम ही सही है? ठीक है, मैं मानता हूं एक डिप्लोमेसी रिलेशन होते। डिप्लोमेसी कुछ नहीं होती। डिप्लोमेसी केवल इतना ही होता है कि अगले को अपना कम दो, अगले से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करो। लेकिन जब हमें आर्थिक तौर पर हमारे सारे संबंध जुड़े हुए हैं, और ये मीडिया जो इस मुल्क का बिकाऊ हो गया, देश के स्वाभिमान को पुनः खड़ा किया जाना चाहिए, और देश के जो भी कोई समझौते हैं, ऐसे सीमा विवाद हैं, वो देश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके ऊपर उठाई जानी चाहिए, उनके बारे में तय किया जाना चाहिए और मजबूती के साथ स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि पहले ही हम घिरे हुए हैं हमारे आंतरिक मामलों से, जिन पे मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता, और दोनों देश इस बात में सक्षम हैं। और आज और भी दूसरे देशों में रसिया के भी स्टेटमेंट आए हैं। ठीक है कि भारत और चीन सक्षम है, दोनों ताकतवर है, दोनों को बैठकर राजनीतिक तौर पर निर्णय करना चाहिए, और ऐसे निर्णय करना चाहिए जिससे कि हमारी फौजों को, हमारे जवानों को ऐसे आदेश देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके और एक ऐसी समझदारी पैदा करे
जिससे कि हमारा एक स्वाभिमान खड़ा हो। तो मैं सोचता हूँ कि भारत सरकार कल सभी की राय लेकर के राष्ट्र के हित के अंदर एक ठीक निर्णय लेगी। धन्यवाद।